हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई। तो इसमें कल मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ा दिया था, पैरेललोग्राम। आज सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, रोम्बस। रोम्बस। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समचतुर्भुज। हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे? समचतुर्भुज। रोम्बस। हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे? समचतुर्भुज। अभी समचतुर्भुज क्या होता है वो समझना मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है बच्चों। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर हो जाए उसे रोम्बस कहा जाता है। एक ऐसा पैरेललोग्राम बच्चों जिसकी चारों साइड बराबर हो जाए उसे रोम्बस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके सामने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, पैरेलल। बात समझ में आई? लेकिन ये पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाएगा? अगर इस पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर हो। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि रोम्बस मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड बराबर हो तो उसे हम रोम्बस कहते हैं। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों? तो जैसे पैरेललोग्राम में होता था यहां भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? जैसे पैरेललोग्राम में था सेम टू सेम यहां भी ऐसे ही होगा। रोम्बस में भी आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। जो एंगल ए जो है वो एंगल सी होगा मेरे दोस्तों, और आपका जो एंगल बी है मेरे प्यारे भाई वो आपका एंगल डी होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो रोम्बस में भी आमने सामने कोण। रोम्बस में और स्क्वायर में फर्क है। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर के चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस के यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड बराबर तो होती हैं, पर चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है भाई। मैं आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि जब भी आप मेरे दोस्तों यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन यूनिट की ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये इंटीरियर एंगल बनते हैं इनका सम कितना होता है? इनका इंटीरियर एंगल जो बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, ये वाला एंगल जो है थीटा है, थीटा ले लेते हैं, या अल्फा। मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है। तो ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये अल्फा है तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। जल्दी जल्दी समझा करो। ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, होना चाहिए। ये अगर ये दोनों लाइन समांतर है बच्चों, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। यानी कि आमने सामने के एंगल बराबर है, और रोम्बस में कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम, किन्हीं भी दो लगातार एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई? रोम्बस में किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं इस बात को मिटा रहा हूं। अब दूसरी बात मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत प्यार से। मैं यहाँ पे रोम्बस का एक डायगोनल खींचता हूं मेरे दोस्तों। ये डायगोनल मैंने रोम्बस का खींचा एसी। अब जैसे ही मैं ये डायगोनल यहाँ पे खींचूंगा, अब इसमें बहुत अच्छी बात आपको समझनी है। जैसे मैं डायगोनल खींचूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, इसकी दो साइड बराबर है। तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी। जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अबे चुपचाप पढ़ लो यार, चुपचाप पढ़ लो। देखने के लिए अनुज, पढ़ने में ध्यान नहीं है, बाकी सारी चीज में ध्यान है। तो पॉइंट नंबर 1, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। रोम्बस के जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। है ना? क्यों बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि दो साइड बराबर है ना, ट्रायंगल एबीसी की अगर दो साइड बराबर हो रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो दो एंगल भी बराबर हो गए। अब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल बराबर होने से चारों एंगल ही यहाँ पे बराबर हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया भी इक्वल हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे एरिया भी इक्वल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोम्बस के जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया। मैंने आपको क्या कांसेप्ट समझाया? मैंने आपको कांसेप्ट ये समझाया कि भाई अगर आपके सामने ये एक रोम्बस है, रोम्बस, अगर आपके सामने रोम्बस है, कितना समझाना पड़ता है यार तुमको। रोम्बस का अगर आप डायगोनल खींचेंगे तो एरिया को बाइसेक्ट करेगा। ये एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, सर्वांग सम। अच्छा मेरे दोस्त एक बात जवाब, ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा थीटा 2 थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, 2 थीटा, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर अगर ये एंगल एंगल ए थीटा थीटा 2 थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं इस रोम्बस का दूसरा डायगोनल खींचूंगा, दूसरा डायगोनल, डायगोनल बीडी, तो आपको पता चलना चाहिए मेरे दोस्त, ये वाला एंगल 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखूंगा तो दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे दोस्तों। ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। कितना? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा का आधा, ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ। तो ये भी कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तुम बिल्कुल पढ़ाई मत करो बेटा, तुम बिल्कुल पढ़ाई मत करो, तुम केवल बातें करो। बस तुम अपनी जबान से बोलते रहो बकर 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 बकर, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को, अरे पैरेललोग्राम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए तुम लोगों ने घर से यार? कैसे आदमी हो यार, हद बेकार आदमी हो। इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक बात को चार चार बार बताता रहूं। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, कि भाड़ में जाओ वरना। हद बेकार आदमी हो। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर हो, उसे रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, बस चारों साइड बराबर होती है। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो रोम्बस में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई? जब हमने रोम्बस का डायगोनल खींचा
तो डायगोनल खींचने से हमको पता चला कि रोम्बस की दो साइड बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है दो एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि जब दो साइड बराबर होते हैं किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो रोम्बस का जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ये बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर ये एंगल A2 थीटा है, अगर ये एंगल A2 थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री -2 थीटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी उसमें दो साइड पैरेलल है, ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री -2 थीटा होगा अगर दो साइड पैरेलल है। ये रोम्बस का डायगोनल है BD तो बाइसेक्ट करेगा 180 डिग्री -2 थीटा का आधा क्या होता है 90 डिग्री -थीटा, ये भी 90 थीटा होगा, ये भी 90 डिग्री -थीटा होगा। ठीक है भाई? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा, किसी भी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री -थीटा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का हो गया। यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पे काटते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, जरा गौर से देखो, तो यहां चार ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे दोस्तों, ये चारों के चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग है। अगर आप यहाँ पे चारों ट्रायंगल को देखो तो चारों राइट एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे हां जी सर ये चारों ही राइट एंगल है। थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, चारों राइट एंगल है मेरे दोस्तों। 90 डिग्री के सामने की साइड यहाँ पे ए है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की साइड ए है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की साइड ए है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की साइड ए है। इसका मतलब चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम है मेरे दोस्तों तो लेंथ इक्वल होनी चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर रोम्बस में भी वही बात होती है जो पैरेललोग्राम में होती है। यहाँ रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, उनकी लंबाई इक्वल नहीं होती, लंबाई अलग अलग होती है। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लंबाई अलग अलग होती है। डायगोनल AC आपको चित्र से देखने में बड़ा लग रहा होगा, डायगोनल BD छोटा लग रहा होगा। डायगोनल AC बड़ा होता है, BD छोटा होता है, दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि AC मेरे दोस्तों ऑब्टूस एंगल के सामने बनता है और BD एक्यूट एंगल के सामने बनता है। AC एक्यूट एंगल के सामने बनता है, BD जो है AC ऑब्टूस एंगल के सामने, BD एक्यूट एंगल के सामने है। इस वजह से डायगोनल AC और डायगोनल BD की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। आमने सामने के ट्रायंगल बच्चों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। आप बोलोगे जी सर तो थीटा के सामने की साइड OD और यहाँ थीटा के सामने की साइड OB ये बराबर है मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। 90 माइनस थीटा के सामने मेरे दोस्तों यहाँ पे CO और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने AO, ये भी बराबर है। यानी रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग है बट दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर ये 2 है, दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। पॉइंट नंबर 3, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे। और मैं आपको हर चीज के पीछे का कारण समझा रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको रख लीजिए, क्योंकि आज आपने इस बात को 9वीं क्लास में समझे ना, आप इसको आज समझे तो आपने समझने की ताकत ही नहीं दी भगवान ने। आपको भगवान ने इंसान वाला दिमाग नहीं दिया है। ठीक है भाई? इतने पढ़ने लिखने वाले होते तो 9वीं क्लास में ना पढ़ लेते इस बात को। डायगोनल की लंबाई अलग अलग है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है दोस्त? क्योंकि यहाँ पे ये आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोम्बस के जो थीटा के सामने जो लेंथ OD होगी वही थीटा के सामने OB होगी, 90 माइनस थीटा के सामने जो लेंथ CO होगी वही 90 माइनस थीटा के सामने AO होगी। सारी पैरेललोग्राम वाली ही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ थोड़ा सा फर्क है। ठीक है भाई? कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे काटते हैं। क्लियर है बात? सभी लोगों को समझ में आ गई? जब चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। ठीक है दोस्त? यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा और इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। ये रोम्बस के कंसेप्ट हैं। ठीक है जी? अब आगे चलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने बताने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसका मेरे दोस्तों दिमाग लगाइएगा आप सभी लोग, ध्यान से समझिएगा जी। मैंने आपके सामने एक रोम्बस बनाया ABCD। मैंने दोस्त आपके सामने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया ABCD, ठीक है, जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है और चारों साइड इसकी बराबर है। ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है और ये साइड भी A है। बोलो हाँ? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने मान लिया कि माना डायगोनल AC की जो लंबाई है D1 है और डायगोनल BD की जो लंबाई है मैंने इसको D2 मान लिया, क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, एक ऑब्टूस एंगल के सामने एक एक्यूट एंगल के सामने। ठीक है? तो मेरे दोस्तों ये डायगोनल AC है, ठीक, और ये डायगोनल आपका BD है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां काटते हैं? पॉइंट O पे काटते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित। समद्विभाजित करेंगे। आप बोलोगे सर ये इसके बराबर होगा और ये जो इसके बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई मैंने क्या माना है? AC की लंबाई को मैंने D1 माना है। अगर AC की लंबाई को D1 माना है तो OC कितना आ जाएगा? D1/2। OC कितना आ जाएगा? D1/2। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? डायगोनल का आधा D1/2। आप बोलोगे हां जी सर। BD की लंबाई को मैंने क्या माना है? अरे BD की लंबाई को मैंने D2 माना है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो OB कितना आ जाएगा? D2/2। कितना आ जाएगा? D2/2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये है आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स की आधी लंबाई और 90 डिग्री के सामने होते रोम्बस की साइड, इसमें क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे किसी भी राइट एंगल में, यहाँ पे चारों ही राइट एंगल ट्रायंगल सेम है, तो D1/2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? रोम्बस में डायगोनल्स की आधी लंबाई और उसकी साइड में मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहां तक सर बच्चे को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर, ये 2 है मेरे दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये कंसेप्ट बन गया, कंसेप्ट नंबर 1। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अभी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स की आधी लंबाई, डायगोनल्स की हाफ लेंथ और रोम्बस की साइड में मेरे दोस्तों क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। यहां से आया? क्लियर है? अगर आपको रोम्बस के डायगोनल दिए हैं, रोम्बस के डायगोनल, तो मैं अगर आपसे रोम्बस का एरिया निकालने के लिए कहूं कि बताओ रोम्बस का एरिया क्या होगा, बताओ कैसे निकालेंगे? अगर आपको किसी रोम्बस के डायगोनल्स यानी कि विकर्ण दिए हैं और रोम्बस का एरिया पूछा जाए तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे? जवाब दीजिएगा, बोलो। तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मेरे दोस्तों कि जब आप रोम्बस के डायगोनल खींचते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है दोस्तों। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इस ट्रायंगल का, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BOC का, ट्रायंगल BOC का एरिया निकाल लूं और उसका 4 गुना कर दूं तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये D1/2 है, ये D2/2 है, बीच में 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ट्रायंगल BOC कैसा है? राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल एरिया होता है 1/2, राइट एंगल बनाने वाली 1/2, राइट एंगल बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट D1/2 × D2/2।
है ना। ये मेरे दोस्तों एरिया आ गया, ये ट्रायंगल बीओसी का एरिया आ गया, 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। क्लियर है। और आप क्या कर देंगे, इसका 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो रोम्बस का एरिया आएगा। अब 4 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो रोम्बस का एरिया आ गया हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। इसको अपने मन में बिठा लीजिए कंसेप्ट को कि किसी भी रोम्बस के अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो उसका जो एरिया होगा हाफ d1 d2 होगा। रोम्बस का जो एरिया होगा हाफ d1 d2 होगा, 1/2 d1 d2। रोम्बस के अगर आपको डायगोनल्स दिए तो उसके लिए हाफ d1 d2 होगा। बस समझे। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मेरे दोस्तों पूरे रोम्बस के, कि रोम्बस का चारों साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होगी। रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं रोम्बस के। सारे कंसेप्ट एक एक मैंने आपको समझाया। अब हम रोम्बस पे बेस सवाल करेंगे, जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं करो जी। सवाल नंबर 26 ये बनाइएगा जी, क्या आंसर है। पेरीमीटर, अच्छा ठीक है। अगर रोम्बस का पेरीमीटर आपसे कहें, पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, बाउंड्री। तो रोम्बस की तो चारों साइड बराबर होती है ना, तो रोम्बस का पेरीमीटर 4a होगा। और ए चारों साइड को जोड़ देंगे, 4a रोम्बस का परिमाप होगा। ठीक है जी। अब सवाल बनाओ, सवाल है आपके सामने 26, करिए जल्दी से। हाँ जी अविनाश। ये जो कठ ये जो कठिन सा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मेंस के पेपर में आया है। कितना खुशनसीब होगा वो बालक जिसकी शिफ्ट में ऐसा मेंस का सवाल एग्जाम में डालता है, बताओ, शर्म भी नहीं आती उसको। एबीसीडी मेरे दोस्तों क्या है, ए, हालांकि जिसको कंसेप्ट नहीं पता उसके लिए यही पहाड़ है। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एंगल एबीसी 52 है। एबीसी 52 है, पहले ए बी सी डी ऐसे बना लेते हैं रोम्बस। एंगल एबीसी वाला एंगल 52 डिग्री, एक्यूट एंगल लगना भी तो चाहिए। आपसे पूछा एसीडी, इसको मिला लेते हैं। ये एंगल आपसे पूछा, ये एंगल बताओ, ए सी डी। करिए दोस्तों। भाई साहब, रोम्बस की होती हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये एंगल 52 है तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये बन गया आइसोसेलेस। अगर 52 है तो बाकी दोनों एंगल का सम बचा 128, 128। 128 यानी कि ये एंगल दोनों आधे आधे हो जाएंगे, 64 डिग्री के। अब रोम्बस का डायगोनल करता है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट समद्विभाजित। अगर ये आधा 64 है तो ये भी 64 कितना आएगा, 64 डिग्री आएगा। अगर ये 64 है तो ये भी 64 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल ए सी डी 64 डिग्री। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन एकदम मस्त टकाटक करेक्ट है, सभी बच्चे इसको समझ पाए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 27। ये बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है जी, बनाइएगा। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में मेरे प्यारे बच्चे एबीसीडी एक रोम्बस है और बीसीई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बीसी सीई के बराबर है। बीसी जो है बच्चों वो सीई के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल सीबीई 84 डिग्री है, एंगल एडीसी 78 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एंगल डीईसी, डीईसी आपसे पूछा है सवाल में, एंगल डीईसी। ये वाला जो सवाल है 2017 के प्री के पेपर में आया था। देखता हूं कितने बच्चे सवाल को सही कर पाते हैं। प्री के पेपर का सवाल है, सवाल बहुत ही मालामाल है, आप कैसे कर पाएंगे, एंगल्स पे ही सवाल है। देखो पहली बात तो मेरे दोस्तों रोम्बस, रोम्बस है ये एबीसीडी, तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होंगी होंगी। अब ये जो ट्रायंगल बीसी है इसको भी हल्के में मतलब, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बीसी सी के बराबर है, बीसी सी के बराबर है, यानी कि ये जो भी इक्वल साइड दिख रही है आपके सामने है। अब एंगल सीबीई ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 84 डिग्री का है, 84 सीबीई 84 है। ठीक है दोस्तों। और एंगल एडीसी 78, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल आपका एडीसी 78 डिग्री का है। आपसे पूछा एंगल डीईसी, ये एंगल मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, जरा इसका मुझको जवाब दे दो एक बार, तसल्ली से जवाब देना। बताओ, देखो बच्चों, रोम्बस में किन्हीं भी दो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एंगल 78 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 102 डिग्री का होगा, 102। ये वाला एंगल 102 डिग्री का होगा, मस्त मजेदार। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये 78 डिग्री का है तो 102 डिग्री का होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ केयरफुली लिसन करेंगे, अदरवाइज आपको लिसन करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आप ट्रायंगल बीईसी को देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये एंगल 84, ये भी पूरा एंगल 84 ही आएगा। ये 84 है तो ये भी पूरा 84 आएगा। 84 प्लस 84 हो गया 168, 168। तो ये एंगल कितना बचा, 12 डिग्री का बचा, 12 डिग्री का। अरे गधो, सब 180 डिग्री होना चाहिए भाई। अगर ये एंगल 84 है, बीसी जो है सी के बराबर, ये 84 है तो ये एंगल भी पूरा 84 आएगा। 84 84 84 168 तो कितना बचा, 180 में से 168 घटाएंगे 12। यानी कि मेरे प्यारे अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, निकल गया। ट्रायंगल डीसीई को अगर ध्यान से देखूं ना, अगर मैं ट्रायंगल डीसीई को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल डीसीई को, तो जो रोम्बस की साइड है ना वही इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी साइड है, यानी कि ट्रायंगल डीसीई भी अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया।
ट्राइंगल डीसीईबी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया दो साइड बराबर होने की वजह से, जिसमें ये एंगल है पूरा 102 प्लस 12 102 प्लस 12 114 है। ये एंगल 114 डिग्री का है 114। तो बचा कितना? अगर ये एंगल 114 है तो बाकी बचा 66। 180 में 114 घटाएंगे 66, बाकी एंगल 66 बचा और दोनों एंगल बाकी बराबर होंगे। 66 का आधा ये भी 33 डिग्री होगा और ये एंगल भी 33 डिग्री होगा, यानी कि एंगल डीईसी जो आपसे पूछा 33 डिग्री आएगा। ये सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, सभी बच्चे समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट करो, बनाइए। रोम्बस की एक साइड 26 सेंटीमीटर है और इसका एक डायगोनल 48 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा रोम्बस का एरिया क्या होगा। भाई रोम्बस का एरिया बच्चों तभी निकलेगा जब रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लंबाई पता चले। जैसे आपके सामने रोम्बस है, आपके सामने बच्चों क्या है रोम्बस। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स है मेरे प्यारे भाई, वो क्या करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, आपका चित्र बनाना छुड़वाऊंगा मैं। रोम्बस की एक साइड 26 है, तो रोम्बस की मेरे दोस्तों साइड 26 सेंटीमीटर दिया, चारों साइड बराबर होती है। एक डायगोनल 48 है। अगर एक डायगोनल 48 है, पूरा डायगोनल 48 है, तो 48 का आधा ही 24 हो जाएगा। 24 24 आप बोलोगे जी सर 24 है भाई, 48 का आधा 24 24 हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने 26 है, 24 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है यहाँ पे, दुगना 5 12 13 का ट्रिपलेट। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि रोम्बस के एक डायगोनल की जो लंबाई है वो तो आपको 48 दी है। दूसरा डायगोनल मुझे निकालना पड़ा। भाई दूसरा डायगोनल क्या, अगर ये लेंथ 10 है तो ये लेंथ भी 10 ही होगी, 10 होगी कि नहीं, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दूसरे डायगोनल की लंबाई आ गई 20, 10 10 20। तो रोम्बस के एरिया हो गया हाफ d1 d2 जो कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अनुज समझ में आ गया सवाल सभी लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ जरा, 9 नंबर सवाल बनाइएगा। करिए। मैंने क्या बोला, मैं ये बोलता हूं कि रोम्बस के डायगोनल्स की आधी लंबाई और रोम्बस की साइड, इनमें पाइथागोरस लगती है। डायगोनल्स की आधी लंबाई, डायगोनल्स की हाफ लेंथ और रोम्बस की साइड, इसमें पाइथागोरस लगती है। इस राइट एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, कहां गया, यहाँ पे, तो जो डायगोनल्स की आधी लंबाई d1/2 और d2/2 और 90 डिग्री के सामने रोम्बस की साइड, इसमें पाइथागोरस लगाओ तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज कमेंट आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है। और ये वाला सवाल आप बना के दिखाओ बिना चित्र के। आया देखो, एक रोम्बस के दो डायगोनल 9 और 40 है। रोम्बस का पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो रोम्बस की साइड पता करनी होगी। अगर डायगोनल 9 और 40 है तो डायगोनल का आधा क्या होगा भाई? 9 का आधा 9/2 और 40 का आधा 40/2। और मेरे दोस्तों अब आपको निकालना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। जो आपका हाइपोटेनस आएगा वही रोम्बस की साइड होगी। आप जानते हैं 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, बटे 2 हो रहा है तो ये भी बटे 2 हो गया। तो रोम्बस की साइड आ गई मेरे दोस्त 41/2। अगर रोम्बस की साइड पूछते तो 41/2 आ जाती। पूछा रोम्बस का पेरीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर जो होगा वो साइड का 4 गुना, इसका 4 गुना आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। ये आंसर है, मेंटली कर सकते थे 9 40 41 ट्रिपलेट। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, और सवाल नहीं है क्या? हाँ जी, 30 नंबर। ये बताइए जल्दी से क्या उत्तर है, बनाओ। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसकी हर एक साइड की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। यदि बीडी 10 सेंटीमीटर है, बीडी 10 सेंटीमीटर है, एसी जो है वो 2 रूट एक्स है, तो रूट एक्स प्लस 10 का मान क्या होगा? ये सवाल भी प्री के पेपर में आया है। तो एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एसी बीडी क्या है, डायगोनल। रोम्बस की जो भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, डायगोनल बीडी है 10, तो बीडी का आधा क्या होगा? डायगोनल का आधा है 5, तो दूसरे डायगोनल का आधा क्या होगा? दूसरे डायगोनल का आधा, दूसरे डायगोनल का आधा होगा मेरे दोस्तों। अगर रोम्बस की साइड 8 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल का आधा 5, तो डायगोनल एसी का आधा क्या होगा? पाइथागोरस लगाएंगे, √8 स्क्वायर -5 स्क्वायर, √8 स्क्वायर -5 स्क्वायर 64 -25 यानी कि √39। तो यानी कि मेरे दोस्तों एसी का जो आधा है वो √39 है। तो एसी कितना होगा? एसी होगा मेरे दोस्तों 2√39। अगर एसी की लंबाई पूछता ना तो 2 √39 आ जाता, 2√39। क्लियर है? चित्र नहीं बनाना है, आप चित्र बना के समझ पा रहे तो चित्र बना के कर लो। तो यहाँ पे x का मान जो आएगा कंपैरिजन करके 39 आएगा। x का मान 39 प्लस 10 49, 49 का √7, 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो उसी कांसेप्ट पे जबरदस्ती का सवाल बनाने लग गया। समझ में आया? आपको केवल रोम्बस की आधी साइड में ही मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट लगाना। ये करो जल्दी से सवाल। अगला क्वेश्चन, एक रोम्बस का एरिया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर है। रोम्बस का एक डायगोनल 48 है, तो रोम्बस का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी मजा आ जाएगा सवाल करके। बच्चों रोम्बस का एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। एक डायगोनल आपको 48 दिया है, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है, दूसरा डायगोनल d2। एरिया 336 है तो रोम्बस के एरिया हाफ d1 d2, एक डायगोनल 48, दूसरा निकाल लेंगे, 2 से 48 जाएगा 24 बार, और 24 से जब इसको काटेंगे तो 24 से कम 24, 24 चौका 96, दूसरा डायगोनल आ गया 14। तो सेकंड डायगोनल की जो लंबाई है 14 आ गई। अब मुझे निकालना है रोम्बस का परिमाप। पेरीमीटर निकालने के लिए रोम्बस की साइड निकालनी होगी, तो हम पाइथागोरस लगाते हैं डायगोनल्स की आधी लंबाई पे। अगर एक डायगोनल की लंबाई 48 है तो इसका आधा कितना? 48 का आधा 24। दूसरे डायगोनल की लंबाई 14 है तो 14 का आधा कितना होता है? 7।
तो आप मुझे बताओ रोम्बस की साइड क्या आ जाएगी? तो भाई यहाँ पे 7 24 25 ट्रिपलेट बनेगा ना, 24 7 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 90 डिग्री के सामने रोम्बस की साइड 25 आएगी, 7 24 25 ट्रिपलेट लग रहा है। अगर रोम्बस की साइड 25 आएगी तो पेरीमीटर कितना होगा? 100। 25 चौका 100 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। कर पाए सवाल को? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने है 32, और ये जो सवाल है ये दिल्ली पुलिस के पेपर में आया है, दिल्ली पुलिस 2022 के पेपर में। हाँ जी बच्चों, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। एक रोम्बस, एक जो है रोम्बस के समचतुर्भुज, यहां पे लिखना था, है ना, हिंदी में देखो टाइपिंग मिस्टेक कर दी। एक रोम्बस के डायगोनल्स की लंबाई का जो सम है वो एल है, पेरीमीटर उसका 4p है। पेरीमीटर कितना है? 4p, 4p पेरीमीटर है। आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, करो रोम्बस का एरिया आपको निकालना है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे रोम्बस के डायगोनल मैंने मान लिया d1 और d2, रोम्बस के डायगोनल है d1 और d2, तो सवाल के अकॉर्डिंग डायगोनल्स का जो सम है वो l है, डायगोनल का जो सम है वो l दिया है। रोम्बस का परिमाप है 4p। अगर रोम्बस का परिमाप 4p है तो रोम्बस की साइड कितनी होगी? p होगी। p होगी ना भुजा, क्योंकि परिमाप तो साइड का 4 गुना होता है, अगर परिमाप ही 4p तो साइड p होगी। अब यहाँ पे लगता है मेरे दोस्तों पाइथागोरस, डायगोनल की आधी लंबाई में यानी कि d1 बटे 2 का स्क्वायर और प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? p स्क्वायर होगा। ये दो मेरे दोस्तों यहाँ से कंसेप्ट आपके लग रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से निकालना है मेरे दोस्तों रोम्बस का एरिया। एरिया क्या होता है? हाफ d1 d2। तो बच्चों मुझे यहाँ से डायगोनल्स की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे d1 d2 पे फोकस करूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन का वर्क कर दूं, आपके सामने जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन का वर्क कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन का वर्क कर दूं मेरे प्यारे भाई पहली इक्वेशन का, तो आप कहोगे सर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 प्लस 2 d1 d2 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से एल स्क्वायर। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं इस इक्वेशन का वर्क कर दूं तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 बराबर एल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे प्यारे भाई अगर इस इक्वेशन से देखें सेकंड से, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 उधर पहुंच जाएगा, 4p स्क्वायर। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से देखूं भैया तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 उधर चला जाएगा, 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? 4p स्क्वायर को उधर ले गए तो 2 d1 d2 का जो मान आ गया वो l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर आ गया। क्या क्या 2 d1 d2, ठीक है भाई, एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। आपको निकालना है रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2। मेरे पास 2 d1 d2, मुझे दोनों हाफ चाहिए। हाफ कैसे आएगा? जब 1/4 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 1/4 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो ही हाफ d1 d2 आएगा। 2 से आपका 4 दो बार कट जाएगा, तो रोम्बस का एरिया हाफ d1 d2 की वैल्यू क्या आई? हाफ d1 d2 की वैल्यू आ गई 1/4 एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। समझ में आया? अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, सारे कंसेप्ट इसमें लगवा दिया, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 33, ये करो एक और क्वेश्चन, 33 नंबर सवाल, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है, यहाँ वेरिएबल्स में नहीं है, न्यूमेरिकल है और उल्टा पूछा गया है, बनाना करो। d1 d2 पे फोकस करो बेटा, d1 d2 कैसे आएगा जब आप वर्क करोगे? बना दो भैया। क्या आप ये सवाल करने की ताकत रखते हैं? एक रोम्बस का एरिया और पेरीमीटर 56 और 100 है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपसे पूछा है इसके डायगोनल्स का सम। देखो दोस्तों, अगर रोम्बस का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो रोम्बस की जो साइड होगी, रोम्बस की जो साइड होगी वो a 14 होगी। अगर रोम्बस का पेरीमीटर 56 है तो रोम्बस की साइड 14 है। अगर मेरे दोस्तों रोम्बस का एरिया 100 है, एरिया तो एरिया क्या होता है? हाफ d1 d2। हाफ d1 d2 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वो कितना है? 100 100। तो यहाँ से d1 d2 कितना आ जाएगा? जो d1 d2 आ जाएगा 2 की जगह हो जाएगी 200, 200। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा डायगोनल की लंबाई का सम यानी कि d1 प्लस d2 आपसे पूछा है, यही ना सवाल है? आप बोलोगे जी सर गोरा सवाल तो यही है। अब मेरी बात को थोड़ी देर ध्यान से सुनो, ठहर के सुनो बच्चों। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों d1 प्लस d2 तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट। अगर हम d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर करें तो ही भगवान की कुछ कृपा ही निकल आए। d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। d1 d2 तो मुझे पता है दोस्तों, क्या d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मुझे पता है, कभी भी सीधी वैल्यू निकलती स्क्वायर निकलेगा। मैंने आपको अभी अभी कंसेप्ट समझाया है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि रोम्बस में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस लगने की वजह से। तो रोम्बस के डायगोनल अगर d1 d2 है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a क्या है 14, 4a स्क्वायर।
और D1 D2 क्या है मेरे दोस्तों 200, D1 D2 है 200, 200 दूनी 400। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये मेरे दोस्तों 14 दुगुना ये 28 का स्क्वायर 784, 784 में 400 जोड़ेंगे 1184, तो यानी कि D1 प्लस D2 का जो होल स्क्वायर आ गया वो 1184 आ गया है ना। जवाब दो है भाई, 14 4 गुणा 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 2 गुणा 14 28 का होल स्क्वायर 784 प्लस 400 1184, तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर आ गया 1184। तो D1 प्लस D2 क्या आएगा, D1 प्लस D2 आएगा अंडर रूट 1184, 1184 का अंडर रूट ये आ जाएगा। डायगोनल्स की लंबाई का सम क्या आएगा अंडर रूट 1184। अब 1184 तो किसी का अंडर रूट नहीं होता, तो आंसर एप्रोक्स में, एग्जैक्ट आंसर नहीं सवाल का, एप्रोक्स है। अगर आपको याद है 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, इसके नजदीक 34 का स्क्वायर 1156, जबकि 35 का स्क्वायर 1225, तो 34 से बड़ा होगा और 35 से छोटा, तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा 34.4 एप्रोक्स। अरे 34 का स्क्वायर होता है 1156, जबकि 35 का होता है 1225, और इन दोनों के बीच में है, तो 34 और 35 के बीच में इसका मान आएगा, जो कि बी ऑप्शन होगा। ये भी नहीं समझ पा रहे, कैसे आदमी हो भाई, कम से कम 50 तक वर्ग ही याद कर लो, जिंदगी सुधर जाए तुम्हारी थोड़ी बहुत। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 34 आपके सामने, बनाओ बने जल्दी से। हाँ जी विमर्श, यदि एक रोमबस का एरिया 12 है और उसकी साइड 5 है, तो आपसे पूछा बड़े डायगोनल की लंबाई क्या होगी, इट्स लॉन्गर डायगोनल, लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, फैंटास्टिक, बताइए। वेरी गुड मनविंदर, एक रोमबस का एरिया 12 है और साइड की लंबाई 5 है, तो बड़ा डायगोनल आपसे पूछा है। सुनो, रोमबस का एरिया होता है हाफ D1 D2, अगर हाफ D1 D2 12 है तो D1 D2 होगा 24। रोमबस की जो साइड है ए वो 5 सेंटीमीटर, अगर साइड 5 सेंटीमीटर है तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होगा 4A स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या होगा 4A स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, तो मेरे पास D1 इंटू D2 है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, मुझे बड़ा डायगोनल निकालना है, बड़ा डायगोनल। अब बताओ भाई, मैंने मान लिया कि हमारा डायगोनल D1 जो है वो बड़ा है और D2 छोटा है, कैसे करेंगे इस सवाल को। तो ये अब प्रॉपर अलजेब्रा का सवाल है, प्रॉपर अलजेब्रा का। आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से मुझे ना सॉल्व करके निकालनी है वैल्यू, तो D1 अगर मैं यहां से D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर निकालूंगा, तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर आएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2, 2D1 D2 48। अगर मैं यहां से D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर निकालूंगा, a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, माइनस 2b मतलब माइनस 2D1 D2, 2D1 D2 मतलब 48 माइनस 2D1 D2, अगर D1 D2 24 है तो 2D1 D2 48। तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहां से अंडर रूट लूंगा तो D1 प्लस D2 आ जाएगा 148 का अंडर रूट, 148 क्या होता है 37 चौका है ना, 148 का अंडर रूट 2 रूट 37। अगर मैं यहां से D1 माइनस D2 निकालूंगा तो 100 माइनस 48 52, 52 का अंडर रूट 13 चौका 52 2 रूट 13, 2 रूट 13 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 148 होता है 37 चौका, 4 का अंडर रूट 37 का रूट 37। अगर आपको यहां पे बड़े डायगोनल की लंबाई निकालनी, दो संख्याओं का अगर सम दिया है, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो जो मेरे दोस्तों बड़ा डायगोनल होगा इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बड़े डायगोनल की जो लंबाई है वो रूट 37 प्लस रूट 13 आ जाएगी D1, रूट 37 प्लस रूट 13। छोटे डायगोनल की लंबाई आएगी रूट 37 माइनस रूट 13, खत्म, ये हो गया। बड़ा डायगोनल क्या आ जाएगा रूट 37, दो संख्याओं का अगर सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी जो वैल्यू होती है उन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो D1 जो होगा इन दोनों को, दो रूट 37 और दो रूट 13 को जोड़ के आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यस कुशाग्र, रूट 37 प्लस रूट 13। सभी बच्चों ने कर लिया, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 35, ये बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, दोनों इक्वेशंस को जोड़ना था। यस मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके सामने सवाल है, ये सवाल 10 बार एग्जाम में आ चुका है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड सवाल मैं इसको कहूंगा, क्योंकि प्री के पेपर में कई बार आता जाता रहता है अभी तक। एक रोमबस का डायगोनल 48 सेंटीमीटर, रोमबस का डायगोनल कितना है 48, और इसका ऑब्टूस एंगल एक्यूट एंगल का दुगना है। इसका जो अधिक कोण है उसके एक्यूट एंगल का दुगना है। रोमबस का एरिया बताओ, एरिया। अब सुनो मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने रोमबस बनाऊं इस प्रकार से, ये एक स्पेशल रोमबस है। स्पेशल रोमबस कैसे, इसमें बोला है सवाल पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि रोमबस का पेरीमीटर 48 है। अगर रोमबस का पेरीमीटर 48 है, इसका मतलब रोमबस की जो साइड है 12 है, रोमबस की भुजा कितनी है दोस्तों 12, 12, रोमबस की साइड 12 है, ये कहने का मतलब हुआ अगर पेरीमीटर 48 है। रोमबस का एक एंगल दूसरे एंगल का दुगना है, रोमबस का एक एंगल दूसरे एंगल का दुगना है। भाई रोमबस में किन्हीं भी तो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर एक एंगल एक्यूट होगा दूसरा एंगल ऑब्टूस होगा, और ऑब्टूस एंगल एक्यूट एंगल का दुगना है, या फिर ऐसे बोले कि एक एंगल दूसरे एंगल का दुगना है, तो भी आप यही समझोगे कि ऑब्टूस एंगल जो वो एक्यूट एंगल का दुगना है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 3 यूनिट का मतलब 1 और 2, 3 यूनिट का मतलब अगर 180 डिग्री है तो 1 यूनिट 60 डिग्री होगा और 2 यूनिट 120 डिग्री होगा, यानी कि एक्यूट एंगल 60 डिग्री है और ऑब्टूस एंगल 120 डिग्री है। मेरे दोस्तों बात समझे कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपको निकालना है रोमबस का एरिया। मेरे दोस्तों स्पेशल है ये सवाल। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पे, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसका डायगोनल खींचूं, डायगोनल तो रोमबस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट। अगर ये ऑब्टूस एंगल 120 है तो आधा आधा हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, ये आधा आधा हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी आधा हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री 60 डिग्री। कि ऑब्टूस एंगल 120 है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा 60 डिग्री। इसका मतलब ये रोमबस दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना। ये कोई रोमबस स्पेशल क्यों है, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनाए, दो समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर रोमबस का एरिया निकालना है तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हालांकि यहाँ a स्क्वायर sin थीटा से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया रूट 3 होता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड 2 एरिया रूट 3 होता है, साइड 12 6 गुना, तो एरिया आएगा 36 रूट 3। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 36 दूनी 72 रूट 3 आएगा, 72 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। 180 डिग्री है, 180 डिग्री को 1:2 में बांटेंगे तो 60 डिग्री और 120 डिग्री आएगा अमित, ठीक है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे मेरे दोस्तों, रोमबस का एरिया निकालने का तरीका ये भी है। अगर आपके सामने एक रोमबस है, बहुत बताना पड़ता है तुमको, अगर आपके सामने रोमबस है, ये वाला एंगल थीटा है, रोमबस की चारों साइड बराबर होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये ये भी ए, तो रोमबस का जो एरिया होगा वो a स्क्वायर sin थीटा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है ab sin थीटा, पैरेललोग्राम का एरिया ab sin थीटा, क्योंकि रोमबस की दोनों साइड बराबर हो जाती है तो a स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आया ना, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, 60 30 90। अरे 90 कहां से आ गया, 90 तो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है।
तो ये 60 डिग्री 120 डिग्री है, हमने ट्रायंगल खींचेगा तो 60 60 हो जाएगा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकाल लो, बस खत्म। अब जाओ, बस की नहीं है कुछ। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि रोम्बस का सवाल यही रहेगा, एक रोम्बस का पेरीमीटर 48 है, इसका ऑब्टूस एंगल एक्यूट एंगल का दुगुना है, रोम्बस का छोटा डायगोनल बताओ। सवाल पूछ लेगा रोम्बस का छोटा डायगोनल बताओ, छोटा विकर्ण। ये आपसे सवाल पूछ लेगा छोटे विकर्ण की लंबाई, तो छोटा विकर्ण ये होगा एक्यूट एंगल के सामने, ये साइड 12 है, ये साइड 12, ये भी 12 आएगी, क्यों? कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीन एंगल बराबर, तीन साइड बराबर, तो छोटे डायगोनल की लंबाई 12 आएगी। सवाल में आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ रोम्बस का बड़ा डायगोनल बताइए क्या होगा, बड़ा डायगोनल, बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी। सेम क्वेश्चन एरिया ना पूछ के, तो बड़ा विकर्ण ये होगा जो ऑब्टूस एंगल के सामने आएगा, ऑब्टूस एंगल के सामने। ऑब्टूस एंगल कितना है? ऑब्टूस एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री मैंने आपको लिखवाया है भाई, दोनों साइड बराबर, ये साइड भी 12, ये साइड भी 12, बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री के सामने की साइड आएगी 12√3, 30 30 120 डिग्री ट्रायंगल बनेगा। अभी 12 12 120 डिग्री, 120 डिग्री के सामने की साइड होगी 12√3, 30 30 120 है ना, 1:1:3 का रेशियो होता है 12√3। घर से पढ़ के आया करो। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, और ये लास्ट सवाल है, इसको ढंग से पढ़िएगा और ढंग से समझिएगा, ठीक है? सुनो, देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, कि किसी भी क्वालिटल के चारों साइड के अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो क्या होगा, ठीक है भाई? मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा? मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है? अगर आपके पास एक स्केलन क्वालिटल है, स्केलन क्वालिटल, स्केलन क्वालिटल समझते हैं? विषम चतुर्भुज, एक ऐसा क्वालिटल जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब ऊबड़ खाबड़, कहीं से भी वो एक जैसा नहीं है। अगर आपके पास एक स्केलन क्वालिटल है, स्केलन क्वालिटल, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज, अगर आप इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो जो क्वालिटल बनेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। किसी स्केलन क्वालिटल की अगर आप चारों साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे समझाता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्केलन क्वालिटल बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है? एक स्केलन क्वालिटल है विषम बाहु चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी डी, चारों भुजाओं की लंबाई इसमें अलग अलग है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर स्केलन क्वालिटल है, चारों भुजाएं इसमें अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक है ना? अब इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट, चारों साइड्स में अलग अलग है, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, जब चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्वालिटल बन जाएगा पी क्यू आर एस। ठीक से बनाता हूं, बना तुम्हें इसमें भी डाउट होने लगेगा, है ना? अब ठीक, अब आपको लग रहा होगा चारों भुजा अलग अलग, ए बी सी डी, स्केलन क्वालिटल है, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया, चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाना। देखो एबी का मिड पॉइंट पी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है, और इसका जो मिड पॉइंट है दोस्तों वो एस है, ठीक है? तो बताओ जो नया क्वालिटल बनेगा ये मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, वो पैरेललोग्राम होगा। कैसे? सुनना मेरे दोस्तों, ये पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। ध्यान सुनिएगा, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। अगर मैं पी से क्यू को मिलाऊंगा, ये पेपर में थ्योरेटिकल सवाल आता है, थ्योरेटिकल, चाहे प्री का पेपर हो चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, ये पूछ लेगा कि एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया क्वालिटल बनता है वो क्या होता है? वो पैरेललोग्राम होता है, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं। तो जैसे पी और क्यू मिड पॉइंट है साइड एबी और बीसी के, तो आप बताओ, आपको आपने पढ़ा होगा, अगर मैं डायगोनल एसी को देखूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए डायगोनल एसी को मिलाता हूं, डायगोनल एसी के लिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल एबीसी को देखो, मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पीक्यू होगा वो एसी के पैरेलल होगा और एसी का आधा होगा। ये बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात सभी समझ में आ गई, पीक्यू जो होगा वो एसी के पैरेलल होगा और एसी का आधा होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु पर में से। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से आर जो है वो साइड सीडी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, है भाई, और ये जो एस है वो साइड एडी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं आर से एस को मिलाऊंगा, आर से एस को मिलाऊंगा, ट्रायंगल एडीसी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल एडीसी को अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो तीसरे साइड के पैरेलल होती है, लंबाई में आधा होती है। तो भैया ये साइड ट्रायंगल एडीसी को ध्यान से देखो, दो साइड के मध्य बिंदु है, तो जो साइड एसआर होगी वो एसी के पैरेलल होगी और एसी का आधा होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्लियर? तो मतलब यहां मिड पॉइंट थ्योरम से पता चला कि पीक्यू और आरएस आपस में बराबर हैं और पीक्यू और आरएस दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। दोनों, अगर पीक्यू और आरएस दोनों ही साइड एसी के पैरेलल हैं तो मतलब पीक्यू और आरएस आपस में भी समांतर हैं। भाई पीक्यू एसी के पैरेलल है, आरएस भी साइड एसी डायगोनल के पैरेलल है, इसका मतलब पीक्यू और आरएस दोनों आपस में पैरेलल हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यानी कि मेरे दोस्तों पीक्यू आरएस की लंबाई बराबर आई है और दोनों एक दूसरे के समांतर भी हो गई। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार से, अगर मैं आर से क्यू को मिलाऊं और पी से एस को मिलाऊं तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल आएंगी और इक्वल आएंगी, तो ये पीक्यू आरएस क्या बन जाएगा? बिल्कुल सेम वही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्लियर? ये इसके पीछे का प्रॉपर कांसेप्ट है कि अगर आप किसी भी क्वालिटल के, किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। नाउ अगर आप एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के ही चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम ही होगा, दूसरा पैरेललोग्राम। अगर आप किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है भाई? स्क्वायर, अगर आप किसी स्क्वायर के मेरे प्यारे भाई चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो स्क्वायर यानी कि वर्ग ही होगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी रेक्टेंगल यानी कि आयत, अगर आप रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो नया क्वालिटल बनेगा वो एक रोम्बस होगा, रोम्बस। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, और ये आप बना के भी देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, अगर आप रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो क्वालिटल बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा। यानी कि रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वालिटल बनता है वो रोम्बस बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। रेक्टेंगल की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनेगा रोम्बस और रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से बनेगा रेक्टेंगल। ये प्रॉपर कांसेप्ट है, इस पे थ्योरेटिकल सवाल आता है ज्यादातर स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनिएगा, A circle is circumscribed by the rhombus, एक सर्कल जो है रोम्बस से घिरा है।
which intern is made by joining the midpoint of rectangle whose side 12 and 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और ये जो रोम्बस है कैसे बनाया गया है? ये एक रेक्टेंगल की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के बनाया गया जिसकी भुजा 12 और 16 है। तो आपसे पूछा एक सर्कल का एरिया, उस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो आपके पास मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। आपके पास है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की साइड है। अगर रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मध्य बिंदु को मिला दूं, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दूं, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को, तो मैं चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा? चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर तुम मिलाओगे ना तो एक रोम्बस बनेगा बच्चे, रोम्बस। अगर आप चारों साइड्स के मिड को मिला दोगे ना तो एक रोम्बस बनेगा, रोम्बस। चारों साइड्स के मध्य बिंदु को मिला दोगे, रोम्बस बनेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे बनेगा? पहली बात तो मेरे दोस्तों ये इसके बराबर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, और ये इसके बराबर है, मिड पॉइंट है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो चारों साइड बराबर आ जाएंगी। अगर पाइथागोरस लगाओगे चारों राइट एंगल ट्रायंगल में तो चारों साइड बराबर आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चारों साइड बराबर आएंगे। चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं आ रहे, जो क्वाड्रेटल है इसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं है कहीं से भी। और मेरे दोस्तों अगर आप इसके दोनों डायगोनल देखेंगे, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, देखो दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल की मैंने चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया, एक रोम्बस बना। क्यों है रोम्बस? कि जो क्वाड्रेटल बना है, जो क्वाड्रेटल बना है मेरे दोस्त, मैं इसको नाम देता हूं पी क्यू आर एस। ये जो क्वाड्रेटल बना है पी क्यू आर एस, इसकी चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, और इसके दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग है। स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। रोम्बस के दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग है। ये डायगोनल 16 सेंटीमीटर लंबा है, ये वाला डायगोनल 12 सेंटीमीटर लंबा है। दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। इसका मतलब ये एक रोम्बस होगा। प्रूफ भी हो गया आपके सामने, ठीक है दोस्त। तो अगर आप किसी रेक्टेंगल के चारों साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो एक रोम्बस बनेगा कि दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे और चारों साइड बराबर होंगी। तो एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब है रोम्बस। ये जो रोम्बस है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये जो रोम्बस है एक सर्कल को इस प्रकार से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल को। तो मुझे निकालना है मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस। मुझे क्या निकालना है? सर्कल की रेडियस, तो तभी तो सर्कल के लिए निकल पाएगा, ठीक है भाई। ये रोम्बस एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। तो मुझे सर्कल की रेडियस निकालने बड़ा मामूली सा सवाल है, सवाल में कुछ नहीं था। रेक्टेंगल की साइड 16 है तो 16 का आधा होगा 8, पर रोम्बस की साइड 12 है तो 12 का आधा आधा है 6 होगा 6। आप बोलोगे जिस अगर 6 8 है तो रोम्बस की साइड 10 आएगी। अब 16 है तो 16 का आधा कर दो, 8 है ये भी 8 होगा, इस साइड 12 तो 12 का आधा 6 ये भी 6 होगा। तो आपके सामने मेरे दोस्तों दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल 6 8 10। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये 90 डिग्री वर्टेक्स है। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया मेरे दोस्तों। ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैंने आपको सिखाया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई कैसे निकाली जाती है? 6 गुणा 8 बटे 10 ए बी बाई सी, यानी कि 48 बटे 10 24 बटे 5। इस सर्कल की जो रेडियस होगी 24 बटे 5 सेंटीमीटर होगी। इस सर्कल की रेडियस होगी 24 बटे 5, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 24 बटे 5, 24 बटे 5 का स्क्वायर यानी कि 676 बटे 25 पाई। बी ऑप्शन इस सर्कल का एरिया आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने केवल एक ही राइट एंगल पे ध्यान दे दिया, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, इसी रेडियस निकल जाएगी। 90 डिग्री वर्टेक्स अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस होती है ए बी बाई सी, 6 × 8 बटे 10। सवाल समाप्त। ये प्रॉपर कांसेप्ट था। आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय। सॉरी 576 नहीं, 24 का स्क्वायर 576 आएगा, 576 बटे 25 सी ऑप्शन होगा, ठीक है जी।